हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। एक दिन जब घर पर मेहमान आए थे, तब माँ मेरे बिस्तर पर ही सोई थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में अब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर किसी का बस नहीं चलता, और जब एक बार घटना घट जाती है तो उस पर चर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे समय में केवल उस घटना के परिणामों का सामना करना पड़ता है। जब मैं अपनी बीती जिंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है, हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं था। घर में मेरे माँ बाप और मेरी दो बहनें थीं। हम 5 लोगों का परिवार था। घर का माहौल संस्कारी था, और इसे खराब न होने के लिए पापा ने केबल टीवी भी नहीं लगवाया था। आज के समय में केबल टीवी का चलन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन जिन्हें 20 साल पहले का अनुभव है वो जानते होंगे कि उस समय केबल टीवी का कितना क्रेज हुआ करता था। उस वक्त दूरदर्शन ही मनोरंजन का एकमात्र साधन था, और वो भी सिर्फ रविवार के लिए। संडे को ही फिल्में और गानों से परिचय होता था, इसलिए मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता था। प्रकृति के नियम के अनुसार लड़कियों के प्रति लड़कों का आकर्षण किस उम्र में जागृत होता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मेरे साथ ऐसा 16 साल की उम्र में हुआ था। स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों के प्रति मेरे मन में एक छिपा हुआ आकर्षण उत्पन्न होने लगा था। ऐसी ही स्थिति में एक दिन मुझे सुख नाम के नए खेल का पता चला। उस समय चोली के पीछे क्या है गाना बहुत चर्चित में था। गाने के शब्द मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन जब भी मैं वो गाना देखता मेरे मन में एक अलग ही भावना पैदा हो जाती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचती थी। उस समय मेरे स्कूल सुबह का था और मेरी दोनों बहनों को दोपहर की स्कूल थी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो पापा किसी काम से गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और माँ थे। खाना खाकर माँ किचन में बर्तन धो रही थी और मैं बेडरूम में टीवी देख रहा था। तभी टीवी पर माधुरी दीक्षित का गाना शुरू हुआ। उसे देखते देखते कब मैं पेट के बल लेट गया मुझे खुद भी पता न चला। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया मेरी हिम्मत और बढ़ती चली गई, और अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने कुछ पा लिया हो। मेरे शरीर में एक अजीब ताकत का संचार हो रहा था। कुछ ही पल में ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ बाहर आया है। मुझे भयंकर थकान महसूस होने लगी, लेकिन क्या हो रहा था ये देखने की उत्सुकता बढ़ रही थी। उस समय मुझे इस घटना का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने उठकर बाथरूम में ठंडा पानी डाला, लेकिन कोई असर न हुआ। डर के मारे मैं बाहर आकर बिस्तर पर पेट के बल लेट गया। सुबह जल्दी उठने की वजह से थकान पहले से ही थी, और इस घटना ने मुझे और भी ज़्यादा थका दिया था। कब मुझे नींद आ गई पता नहीं। जब शाम को मेरी आंख खुली तो लगभग अंधेरा हो चुका था। चाय पीते समय दोपहर की घटना मेरे दिमाग में फिर से तैरने लगी, और मुझे ये सब दोबारा करने की इच्छा होने लगी। मानव मन ऐसा ही होता है, उसे दर्द की याद नहीं रहती, लेकिन सुख की हमेशा रहती है। वो अनुभव मुझे हल्कापन और ऊर्जा दे रहा था। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत बनने लगी। इस घटना को 1 महीना बीत चुका था। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। ना तो मुझे प्यास लगी थी, ना ही मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन मैं जागा ज़रूर था। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। तभी मुझे स्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। तब मैं थोड़ा घबरा गया। फिर ध्यान से सुनने पर मुझे 2 आवाज़ें सुनाई दीं, जिससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई। अंधेरे में बिना कोई हरकत किए मैं आंखें फाड़ कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आया। धीरे धीरे वे आवाज़ें बंद हो गईं। मैं कुछ देर और जागा रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अगर ये कोई कहानी होती तो बच्चे ने अपने माता पिता से ज़रूर पूछा होता कि पापा आप मम्मी से क्या कह रहे थे, लेकिन असल ज़िंदगी में बच्चे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते। इसके बाद मैंने 4-5 रातों तक जागकर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ।
फिर वार्षिक परीक्षाएं ख़त्म हो गईं और मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं। गर्मियों में मैं दिल्ली में हर साल पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। ये कोई आजकल की समस्या नहीं है। हर साल की तरह पानी की किल्लत की शिकायत शुरू हो गई। हमारी सोसाइटी का चौकीदार भी अपने आप में एक नमूना था। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। हमारी सोसाइटी 5 बिल्डिंग्स से बनकर बनी हुई थी। पांचों बिल्डिंग्स को पानी की सप्लाई देने के लिए एक मुख्य पानी की टंकी बीच में बनी हुई थी। मुख्य टंकी में पानी भरने के बाद पांचों बिल्डिंग में पानी ऊपर चढ़ाने का काम उसी व्यक्ति का था। लेकिन चौकीदार साहब हमेशा नशे में रहते थे, इसलिए उन्हें इसका ध्यान नहीं रहता। वो पांचों बिल्डिंग्स की पानी की मोटर चला तो देता और जब पानी की टंकियां भरकर ओवरफ्लो करने लगती तब भी मोटर बंद करना भूल जाता। हर बार किसी को उसकी झोंपड़ी में जाकर गालियां देकर उसे बाहर निकालना पड़ता और मोटर बंद करवानी पड़ती। ये रोज़ का ही तमाशा था। उस चौकीदार की हाल ही में अभी शादी हुई थी। नई शादी के कारण उसने कुछ समय के लिए शराब पीना बंद कर दिया था। एक दिन दोपहर में हम कुछ दोस्त सोसाइटी के छोटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। खेल मज़ेदार हो रहा था। तभी कोई चौकीदार को गालियां देता हुआ आया। वो सोसाइटी का सबसे झगड़ालू व्यक्ति था। उसने हमें देखा और आदेश दिया कि चौकीदार को बुलाकर लाओ। बाकी तो किसी के जाने की हिम्मत ना हुई तो मुझे ही जाना पड़ा। जब मैं चौकीदार की झोंपड़ी के पास पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन कुंडी या ताला नहीं लगा था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और जो कुछ देखा वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चौकीदार और उसकी पत्नी दोनों मुझे एकटक देख रहे थे। तभी उन्हें होश आया। उसकी पत्नी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। चौकीदार कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे बुलाने का संदेश दिया और फिर बिना पीछा देखे वहाँ से भाग गया। घर आकर मैं काफ़ी देर तक समझ नहीं पाया कि मैंने क्या देखा और क्यों डर गया। शाम तक मैं थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन दोपहर की घटना बार बार याद आने लगी। तब अप्रैल का महीना था। जब घर में सबकी नज़र बचती तो मैं 1-2 बार आराम करने का बहाना बनाकर अपने आप को शांत करता, लेकिन जैसे ही शांत होता वो घटना फिर से याद आने लगती। तब मुझे अचानक से एक रात की बात याद आ गई जिसने मेरे दिमाग को झकझोर के रख दिया था। उस दिन रात को माँ पापा क्या कर रहे थे अब इसका अंदाज़ा मुझे हो गया था। तब से मैं अनजाने में अपनी पत्नी की जगह अपनी माँ को देखने लगा। वो भी उस समय ऐसी ही रही होगी। ये ख्याल बार बार दिमाग में आने लगा। मैं माँ की तरफ देखने लगा। ख़ास तौर पर मैं उस समय बहुत ज़्यादा नासमझ था। मैं बस उसके करीब रहने की कोशिश करता। गांव में हमारे दादा की थोड़ी सी ज़मीन थी जिसकी देखभाल चाचा करते थे और पिता आर्थिक मदद कर देते थे। छुट्टी मिलने पर वो गांव जाकर एक छोटी सी मुलाकात करके आ जाते। एक बार जब वो गांव गए हुए थे तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक जागते रहने के बाद थोड़ी सी झपकी लगी और फिर अचानक से नींद खुल गई। हम सब खाट पर ही सोते थे। 2 चारपाइयों को जोड़कर 5 लोगों को आराम से जगह मिल जाती थी। मैं हमेशा से दीवार की साइड सोता था। मेरे पास कभी छोटी बहन तो कभी बड़ी बहन सोती थी। उसके बाद माँ और सबसे आखिर में पापा सोते थे। लेकिन उस दिन पापा की जगह मेरी माँ सोई हुई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि माँ मेरे पास सोई हुई थी। वो मेरी तरफ मुँह करके नहीं बल्कि मुझे गले लगाकर सोई थी। कमरे में अंधेरा था। वो एक तरफ करवट लेकर सोई थी और मेरे बहुत करीब थी। मैं पहले सीधा सोया हुआ था, लेकिन न जाने क्यों मैंने उसकी तरफ मुँह करके करवट ले ली। मेरी हरकत से वो आधी जाग गई और फिर से मुझे गले लगाकर सो गई। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। उसकी बाँह मेरी कमर पर थी। तभी माँ ने अपना हाथ हटाया और मेरी तरफ से पीट करके सो गई। इसके बाद जो होना था हो चुका था। अब मैं थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि अब इसे शांत करने में मुझे मेहनत करनी पड़ती। मैं पेट के बल लेट गया और उस घटना को याद करने लगा। काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में समय का अंदाज़ा नहीं रहता। तभी अचानक एक ख्याल आया।
अंधेरे में काफ़ी देर बिताने के कारण मेरी नज़र थोड़ी साफ हो गई थी। मैंने देखा कि माँ मेरी तरफ पीठ करके सो रही थी। उस रात के बाद से मैंने फिर 3-4 रातों तक वही काम किया, लेकिन ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता, क्योंकि माँ हमेशा मेरे पास नहीं सोती थी। इस बीच मैं 10वीं क्लास में पहुंच गया था। उस समय 10वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। स्कूल दोपहर का था, इसलिए सुबह 8 बजे एक प्राइवेट क्लास लगाया गया। इस क्लास के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। इसी कारण रात का मज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसी मुश्किलों से जूझना मेरे स्वभाव में नहीं था। मैंने इसका एक हल निकाला, जिसे अब याद करके मुझे हंसी आती है। सोमवार और गुरुवार दोपहर के वक्त कभी कभी मुझे एकांत में समय मिल जाता था। हमारे बेडरूम में ही अलमारी थी। पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देता और फिर अलमारी से अंदर घुस जाता। कहीं ये बात सामने ना आ जाए, ये डर मन में रहता था। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे सौभाग्य से पापा को दादी की तबीयत खराब होने के कारण गांव जाना पड़ा। अब रात को मैं माँ का इंतज़ार करता। पहले 2 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पापा कब आएंगे, ये भी पता नहीं था। आखिरकार मेरी उम्मीदें पूरी हुईं। उस दिन रात को माँ मेरे पास आई। कुछ देर बाद वो मेरे जानिब पीठ करके सो गई। कुछ पल बाद मैंने देखा कि वो जागी नहीं है, तो मुझे महसूस हुआ कि कल रात ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये तय करके मैं सो गया, लेकिन वो कल रात कभी नहीं आई। पापा वापस दादी को लेकर आ गए। फिर मुझे कोई मौका नहीं मिला। कुछ दिनों नहीं बल्कि महीनों तक यही स्थिति रही। बीच में पापा ने रूम का काम कराया था। जहाँ बालकनी थी वहाँ अब किचन बना दिया और किचन को एक और कमरे में बदल दिया। इसी वजह से हमारे सोने की जगह भी बदल गई। अब माँ, पापा और छोटी बहन उसी बेडरूम में सोने लगे और मैं और दादी नए कमरे में। इसी दौरान माँ से कोई बात न हो पाई। रात को सोने का समय आया और हमारी चटाई बदलकर गद्दे पर सोने का तरीका बदल गया, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। 1-2 बार कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पापा द्वारा किए गए इस बदलाव ने मेरी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। ऐसे ही कई महीने गुजरे। आखिरकार एक रात मुझे फिर से मौका मिलने की उम्मीद दिखाई दी। गांव से कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्हें सोने की जगह चाहिए थी, इसलिए मैं अंदर वाले बेडरूम में सोने लगा। काफ़ी समय बाद मुझे वो जगह मिल पाई थी। अब बस माँ का आना बाकी था, लेकिन माँ नहीं आई। पूरी रात मैंने इंतज़ार किया और आखिरकार सुबह मुझे नींद आई। 4 से 5 दिन ऐसे ही निकल गए और फिर मेहमान वापस चले गए। हमारा ठिकाना फिर से उसी नए कमरे में आ गया। मैं सचमुच माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक तो बेटा तड़प रहा है और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन में इस तरह के विचार आ रहे थे। फिर भी मेरा रोज़मर्रा का कार्यक्रम सामान्य रूप से चलता रहा। दिन भर मैं इतना शांत दिखता था कि किसी को भी शक नहीं होता कि रात को मैं अलग ही विचार कर रहा हूँ। फिर मुझे एक मौका मिला। कहना तो ये चाहिए कि मैंने वो मौका खुद हासिल किया था। रविवार को छुट्टी का दिन था। उस दिन मैं अक्सर अपनी बिल्डिंग के दोस्तों के साथ समय बिताता था, लेकिन उस दिन मैं खेलने नहीं गया। पूरा दिन घर में ही रहा। दोपहर के वक्त मुझे वो मौका मिल गया। खाना खाने के बाद बर्तन धोकर माँ बेडरूम में गई और सो गई। लगभग 1.5 घंटे के बाद तब दादी और दोनों बहनें दूसरे कमरे में थीं। पापा बाहर गए थे और यही नहीं पता था कि वो कब वापस आएंगे। मैंने बड़े ध्यान से माँ की तरफ देखा। वो अपनी पीठ मेरी तरफ करके सो रही थी। तब मैंने मन ही मन गुस्से में कहा, बस अब और नहीं। फिर कुछ देर बाद उठकर मैं वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी मौका हासिल न हुआ। तब मैं 16 साल का था। उसके बाद मुझे मौका तो ना मिला, लेकिन मुझे कोई अफसोस भी ना हुआ। अब मुझे एक नया शौक लग गया था। स्कूल की लड़कियों और टीचरों से बात करना, दिन भर उन्हें ताड़ते रहना और रात को सोते वक्त उनका ख्याल आता। इसी दौरान माँ को लेकर मेरे विचार बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कभी कभी उसे याद भी करता था। ऐसा करते करते 4 साल का वक्त निकल गया। इसी बीच कई बदलाव आए।
पुराने घर को बेचकर पापा ने नया घर खरीद लिया। नया घर हमारे लिए एक बड़ा महल था। 2 हॉल, 4 बेडरूम, किचन और बालकनी। राजमहल इससे बड़ा क्या हो सकता है। नए घर में 3 बाथरूम भी थे। वैसे पुरानी जगह की तुलना में नया घर मुझे बहुत ज़्यादा भाया। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी, क्योंकि नया घर खरीदने के बाद पापा ने एक कार भी खरीदी थी। अब हमें गांव जाने के लिए ट्रेन के झंझटों से छुटकारा मिल गया था। मुझे तो एसटी का सफ़र पसंद नहीं था और ट्रेन का माहौल भी बहुत बुरा लगता था। नई कार को गांव में ले जाने का जो आनंद था वो कुछ और ही था। हमारे गांव का जिक्र हमेशा इसी तरह होता है। मीठापुर के पास का एक छोटा सा गांव। पहली बार कार से सफ़र करने का मौका मिला था, इसलिए मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन सफ़र लंबा हो तो चाहे तरीका कोई भी हो, थकावट और ऊब ज़रूर होती है। सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, लेकिन हम 12 बजे रवाना हुए। सीतापुर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए। बाकी सभी को नींद आ गई थी, सिर्फ पापा को छोड़कर, क्योंकि गाड़ी वही चला रहे थे। आगे का रास्ता लगभग 2 घंटे का था। बारिश का मौसम था तो बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। शाम का समय होने के बावजूद आसमान में बादल घिरे थे और अंधेरा होने लगा था, इसलिए पापा ने गाड़ी की रफ्तार कम कर रखी थी। करीब 1.5 घंटा और सफ़र तय करने के बाद हम एक होटल जैसे दिखने वाले ढाबे पर रुके। वहाँ चाय पीकर हमने खुद को तरोताज़ा किया। फिर लगभग 7:30 बजे हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सफ़र शुरू हुए आधा घंटा हुआ होगा कि पापा ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। गाड़ी रुकते ही सभी लोग सड़क किनारे अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। मैं भी गाड़ी से उतरा और इधर उधर घूमकर अपने पैर सीधे करने लगा। घूमते घूमते मैं गाड़ी से काफ़ी आगे निकल गया। तभी लगा कि अब वापस लौटना चाहिए। जब मैंने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया तो देखा कि गाड़ी से कुछ ही कदम दूर माँ बैठी थी। वो उठने की कोशिश कर रही थी और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। उस पल अचानक कई पुरानी बातें मेरे दिमाग में घूम गईं। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के पास आया और अंदर आकर बैठ गया। सफ़र फिर से शुरू हो गया, लेकिन मेरा दिमाग उस दृश्य में उलझा रहा। मेरी माँ का कद करीब 5 फीट 3 इंच और शरीर थोड़ा मोटा था। पहले वो पतली दुबली थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे हुए उनका शरीर भरने लगा। हमारे घर में मैं और माँ ही सांवले थे, बाकी पापा और दोनों बहनें गोरी थी। जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। कब हम गांव पहुँचे मुझे कुछ याद नहीं। घर के पास गाड़ी रुकते ही मैं भागकर अंदर गया और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में बाहर आकर बातें हुई, खाना खाया गया। रात को सोने का वक्त हुआ तो बाहर गप्पों का सिलसिला चालू हो गया। मैं नींद से बेहाल होकर कमरे में आकर लेट गया। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि माँ अंदर आई थी। मैं आधे खुली हुई आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कपड़े बदलने लगी। शायद उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूँ। मैं अपनी चादर ठीक करते हुए थोड़ा हिला तो माँ ने पूछा, अभी जागा है क्या? तब मैं उठकर बैठ गया। वो मेरी ओर मुँह करके खड़ी थी। वो कहने लगी, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कमर दुखने लगी है, और ये लोग हैं कि बातें ही ख़त्म नहीं होती। तुम्हारा बाप भी बैठा है, अपनी बातों में मगन। उनकी बातें मुझे बेमतलब लग रही थीं और मैं बस हाँ हाँ कर रहा था। कुछ देर बाद बाहर के लोग भी अंदर आ गए। फिर लाइट बंद करके सब लोग सो गए। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। तब पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि नाना जी की तबीयत ख़राब है। उन्होंने गाड़ी के साथ ड्राइवर भी भेजा था। मैं और माँ जल्दी जल्दी तैयार हुए। ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुँचा। मैंने आगे की सीट पर बैठकर माँ को पीछे बैठने दिया। ड्राइवर उम्र में 40 साल से ऊपर का था। वो कद में लंबा था और कमज़ोर काया का था। सफ़र के दौरान मैंने देखा कि वो बार बार गाड़ी के शीशे को माँ की तरफ घुमा रहा था। तब मुझे ये बात खटक गई, लेकिन फ़िलहाल चुप रहना ही ठीक लगा। रास्ते में एक होटल पर हम खाना खाने के लिए रुके। तब मैं और माँ एक ही टेबल पर बैठे थे। हम दोनों आमने सामने बैठे थे।
खाना ख़त्म होते ही हम गाड़ी में बैठने के लिए निकल पड़े। ड्राइवर साहब होटल में आराम से खाना खाने का आनंद ले रहे थे। गाड़ी होटल से काफ़ी दूर अंधेरे में खड़ी थी। वैसे भी ये बारिश का मौसम था। होटल से कदम बाहर रखते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। होटल के बाहर बेवजह घूमने वाले लोग बारिश से बचने के लिए होटल के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। होटल का प्रवेश द्वार ही कितना बड़ा होगा और उस पर 3 लग्जरी बसों की यात्रा भीड़ में शामिल हो गए। बाहर खड़ी बसों के यात्री, जिन्हें डर था कि बस छूट ना जाए, बिना बारिश की परवाह किए भागे जा रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ, होटल के गेट पर भारी भीड़ जमा हो गई। कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई वहीं खड़े होने की। इस भीड़ को देखकर माँ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं दरवाजे के एक कोने में खड़ा था, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो राहत भी ज़्यादा देर नहीं टिकी। पीछे से लोग मुझे भी धक्का मुक्का करने लगे। माँ के सामने कुछ लोग खड़े थे और अगर माँ को धक्का लग जाता तो वो उनके ऊपर गिर जाती। वैसे भी मेरे और माँ के बीच कुछ ही कदमों का फासला था। फिर अचानक धक्का मुक्की होने की वजह से वो भी ख़त्म हो गया। आज तक जो मुझे कभी महसूस न हुआ था, वो अचानक से मेरे साथ हो गया। मुझे नहीं पता कि माँ को इसका एहसास था या नहीं। कुछ पलों में भीड़ छट गई और बारिश भी कम हो गई। माँ ने कहा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो गाड़ी तक चलते हैं। मैंने सिर हिला दिया और हम गाड़ी की ओर बढ़ गए। मैं माँ के पीछे पीछे चल रहा था। कब गाड़ी तक पहुँच गए पता न चला। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर भी आ गया और हमारा सफ़र आगे बढ़ गया। आगे का सफ़र थोड़ा उबाऊ था। न जाने क्यों मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि अगर ड्राइवर हमारे साथ न होता तो क्या होता। लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि गाड़ी चलाने का काम तो उसी के हाथ में था। कुछ समय बाद हम बसंतपुर पहुँचे। तब शहर के बस स्टेशन के पास ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ। वो कहने लगा, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ बसंतपुर तक आने का सोचा था। मैं अब यहीं उतर रहा हूँ, आगे का आप देख लीजिए। इतना कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतर गया और तेज़ी से चलता हुआ गायब हो गया। मैं वहीं गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। अब क्या करें, माँ ने पूछा। तब उनके चेहरे और आवाज़ में डर साफ दिखाई दे रहा था। रात का 1 बज चुका था। ऐसे समय पर हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। मैंने माँ को देखा और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैंने कहा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, और गाड़ी के पास जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा तो देखा कि माँ भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। अब हमें सिर्फ 1 घंटे का सफ़र करना था। हम शहर से बाहर निकल गए थे। सड़क खराब होने के कारण मुझे गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। रास्ते पर अब कोई वाहन नहीं था। बारिश के मौसम के कारण चांदनी भी नहीं थी। साथ थी तो सिर्फ ठंडी हवा और झींगरों की आवाज़ें। माँ का गांव अब करीब आ गया था। गांव की रोशनी दिखने लगी थी। सड़क के बाईं ओर बल्ब की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। गांव के पास आते ही मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और नीचे उतर गया। मुझे पता नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने कोई फैसला ज़रूर किया था। घर इतना पास होने के बावजूद मैंने गाड़ी थोड़ा इधर ही रोक दी। ये देखकर माँ थोड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ, तूने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मैंने कुछ नहीं कहा और गाड़ी के पीछे चला गया। इधर उधर देखा तो कोई नज़र न आया। मैं गाड़ी के चारों तरफ घूमकर वापस आ रहा था। तब माँ भी नीचे उतर गई थी। मैं गाड़ी के पीछे कितनी देर तक खड़ा रहा पता नहीं। माँ को लगा शायद कि मैं हल्का होने के लिए गाड़ी रोका हूँ। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वो गाड़ी के पास ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो उठने ही वाली थी। उस पल मैंने उन्हें देखा और महसूस किया कि मेरे अंदर जो जज्बात थे, उन्हें मैंने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं करीब जाने की हिम्मत कर बैठा। माँ ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गई। उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। माँ गाड़ी में बैठकर रो रही थी।
और बीच बीच में मुझे गालियां भी दे रही थी। कुछ समय बाद मैं गाड़ी में बैठा, कुछ बोले बिना ही गाड़ी चालू की और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। माँ का मायके का घर बहुत बड़ा था, इसलिए सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। माँ और मुझे एक अलग कमरा मिला, उसमें एक ही खाट थी। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई। मैंने पहले ही बाथरूम में जाकर हाथ पैर धो लिए थे, तब मैं खाट पर बैठा था। माँ अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में चली गई। फिर आकर खाट पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने लाइट बंद कर दी, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन उस कमरे के एक कोने में देवता का छोटा सा मंदिर था, उसकी रोशनी से थोड़ा उजाला था। तब माँ मुझसे एक शब्द भी बोले बिना मुझसे दूर होकर सो गई। एकांत और थोड़ी देर पहले की घटना ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी, लेकिन गाल पर जलन अभी भी ताज़ा थी। मैं भी माँ से दूर होकर सो गया। आधी रात को मेरी नींद खुली, चेहरे पर हवा लग रही थी। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आंखें खोली, लेकिन पूरी तरह से होश में आने में थोड़ी देर लग गई। उस समय तक मंदिर की रोशनी मंद हो गई थी। उस मंद रोशनी में मैंने देखा कि माँ नींद में मेरे पास आ गई थी और मुझसे सट कर सोई हुई थी। तब उसकी नज़दीकी से मुझे एक अजीब सा सुकून मिला था। तब मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर कुछ ही पलों में नींद ने मुझे फिर से अपनी आगोश में ले लिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा कि माँ मेरे लिए चाय बना रही थी। उसने मुझसे कहा, अब ठीक हो तुम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ। उसने मुझे प्यार से देखा और हम दोनों ने चाय की चुस्कियों के साथ एक नई शुरुआत की। माँ का दिल ऐसा ही होता है, बच्चे लाख बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के सामने वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन अब मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। रात का करीब 1 बज रहा था। ये पहली बार था जब मैं रात के इस सन्नाटे में चाची के साथ उनके घर में अकेला था। घर में बिजली नहीं थी, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में चाची का सुंदर चेहरा और भी निखर रहा था और वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें यूं सुकून की नींद में देखकर मेरे दिल में एक हलचल सी महसूस हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी और उसी पल एक ख्याल आया। वह कहते हैं ना कि जब रातें अंधेरी हो और तन्हाई ज्यादा हो तो शैतान हावी हो जाता है। उस पहर मुझ पर भी शैतान हावी हो गया और उस रात मैंने पहली बार चाची की तन्हाई का फायदा उठाकर उनकी 2 घंटे तक। मेरी चाची उम्र में मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए और तब से वह अपने घर में अकेली ही रह रही थी। छोटे छोटे मसलों में वह अक्सर परेशान हो जाती और जैसे ही मम्मी को फोन करती तो मैं मौके का फायदा उठाकर दौड़ा चला जाता, क्योंकि मुझसे हर वक्त अपनी माँ की बातें सुनना सहन नहीं होता था। इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। आज भी जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थी और उनका चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? चाची ने उदासी से कहा कि सुबह से घर में बिजली नहीं है, क्योंकि समय पर बिजली का बिल भरा नहीं गया, इसलिए बिजली कट गई है। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाची से पूछा, बिल क्यों नहीं भरा? तो वह कहने लगी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाची विदेश में है, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या क्या संभालूं? शायद मैं बिजली का बिल कहीं रखकर भूल गई हूँ, इसलिए भरना याद ही नहीं रहा और बिजली कट गई। चाची की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं दूसरा बिल निकलवा लेता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो बिजली भी आ जाएगी। यह सुनकर चाची खुश हो गई और मैं भूखा प्यासा ही चाची के साथ निकल पड़ा। मैंने बिल निकलवाया और फिर बिल भर दिया। इसके बाद वापसी में चाची मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और बिजली अभी तक नहीं आई थी। जब हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर चाची पर पड़ी तो अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने चाची से कहा, आप बेडरूम में जाकर बैठ जाएं, मैं देखता हूं और लाइट के लिए कोई इंतजाम करता हूं। चाची कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है,
इसीलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में अकेली थोड़ी हैं। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया और उनसे कहा, बस कुछ ही देर में मैं आता हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, चाची ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले से लग गई। मेरा दिल पूरी तरह धड़कने लगा था। मैंने उन्हें समझाया, आप परेशान ना हो, मैं लाइट के लिए कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। मेरी बात पर चाची को तसल्ली हो गई। मैं उनके कमरे से निकला और सोचने लगा कि किस तरह तन्हाई का फायदा उठाऊं ताकि किसी को शक ही ना हो और मेरा काम भी हो जाए। चाची तो मुझे अपना भांजा समझकर मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थीं, लेकिन अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई और खेल खेलना था। फिर कुछ सोच समझकर मैंने चाची को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए चाची ने दूध का गिलास पी लिया और मुझसे बातें करने लगी। चाची बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें लगता था कि चाचू ने विदेश में दूसरी शादी कर ली है। जब से वे गए थे, चाची को ही खुद से फोन करते थे और नहीं वापस आने की कोई बात करते थे। चाचू की बात करते करते वह रो पड़ती थी। मैंने जल्दी से उन्हें सीने से लगा लिया और समझाने लगा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाचू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चाची मेरे सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी और मुझे उस वक्त का इंतजार था जब चाची गहरी नींद सो जाए, ताकि मैं अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर सकूं। मैंने कुछ ही देर बाद देखा कि चाची को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वह गुलाबी रंग की सादी में सोती हुई किसी गुड़िया सी लग रही थी और उन्हें देखकर मेरा दिल वाकई बेचैन होने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने चाची की तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया और सारी रात चाची के घर पर ही गुजारी। वो दवाई के असर में गहरी नींद सो रही थी और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी चाची के बिस्तर पर ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चाची उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं चाची को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को क्या कर बैठा हूँ। चाची कहने लगी, आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा, मम्मी का काम ही क्या है, बस फिजूल सी बातों पर परेशान होती रहती है। मैं कौन सा किसी गैर के घर हूँ, आप तो मेरी चाची हैं। यह कहकर मैंने चाची को प्यार से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। चाची कहने लगी, ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं है, रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे? ये अच्छी बात नहीं है, घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। चाची की बात सुनकर मैं कुछ झेप गया। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाजा नहीं हो सका था। मैंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापस घर के लिए निकल पड़ा। मम्मी गुस्से में बैठी थीं और कहने लगी, तुम कल के गए हो, आज लौटे हो। मैंने मम्मी को बताया कि चाची अंधेरे की वजह से डर रही थी, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनकी बिजली आ गई है, अब चाची परेशान नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी चाची को छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है। उसे तो लगता है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, पता नहीं कब उसकी यह वहम की आदत खत्म होगी। उसका आपती वहां मेहनत मजदूरी करता है और वो चाहती है कि हर वक्त उसका पति उससे फोन पर बात करता रहे। मम्मी को छोटी चाची के रवैये से बहुत शिकायत थी और मैं मम्मी की बात पर सिर्फ सिर हिलाने का काम कर रहा था। यूं ही 2 दिन गुजर गए और मैंने दोबारा चाची के घर का चक्कर नहीं लगाया। मेरा दिल इस बात के लिए बहुत बेताब था कि किस तरह चाची के घर का चक्कर लगाऊं। फिर 2 दिन बाद जब मैं शाम को दोस्तों के पास से घर लौटा तो मैंने देखा कि मम्मी पनीर की सब्जी तैयार कर रही थी। मैंने जानबूझकर मम्मी के सामने कह दिया, चाची को पनीर की सब्जी कितनी पसंद है, उनका घर करीब होता तो मैं फौरन दे आता। मम्मी को छोटी चाची से लाख शिकायत सही, मगर वह उनसे बहुत प्यार करती थी। यह बात सुनते ही उन्हें भी ख्याल आ गया कि चाची तो पनीर की दीवानी है। मम्मी फौरन कहने लगी, चाची का घर कौन सा इतनी दूर है, बाइक पर जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जाओ जाकर दे आ। मैं मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है आप बांध दो, मैं पहुंचा देता हूँ। मम्मी ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो बाँछें खिल गईं। मैं चाची के घर पहुंचा तो वह खाना खाने बैठ रही थी। पनीर की सब्जी देखकर वह खुश हो गईं। मुझसे भी खाने का पूछा,
तो मैं भी झट से उनके साथ बैठ गया और फिर हमने साथ में खाना खाया। मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था। फिर चाय पीते पीते हमने लूडो की बाजी जमा ली। मैंने घर फोन करके मम्मी से कह दिया था कि चाची ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है, जबकि चाची ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने चाची से कहा, आप इतनी कमजोर हो रही हैं, पाबंदी से दूध क्यों नहीं पीती हैं? चाची कहने लगी, रोज दूध पिलाने वाला कोई नहीं है। मैंने चाची से कह दिया, ठीक है, अब यह जिम्मेदारी मेरी है। फिर मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और उसमें नींद की दवा डालकर चाची को दे दी। चाची ने बहुत प्यार से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भांजा सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे चाचू यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो कि मुझे अब ज्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले पहल तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे चाचू के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। चाची की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। चाची को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियों के पीछे क्या मकसद छुपा है। चाची ने दूध पिया, कुछ देर तक लूडो खेलती रही और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गई। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया था। मैंने फिर सारी रात मौके का फायदा उठाया और सुबह थककर सोने के लिए लेटा तो मुझे चाची की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और चाची से दूर सोफे पर सो गया ताकि उन्हें किसी बात पर शक न गुजरे। अगले दिन भी मैं सुबह देर से उठा। जब मैं उठा तो चाची भी मेरे साथ ही उठ गईं। कहने लगी, तुम रात को यहीं रह गए थे, तुम्हारी मम्मी परेशान होंगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने मम्मी को फोन करके बता दिया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो पुरसुकून है कि आपको किसी का साथ मिल गया है, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती रहती है कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती होंगी। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया। मम्मी मुझसे कहने लगी, अपनी पढ़ाई पर भी तो ध्यान दो, चाची के नौकर बनकर रह जाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। मैंने मम्मी से कहा, कैसी बातें करती हैं, वह आपकी बहन है, बेचारी अकेली बहुत परेशान होती है, अगर हम उनके कुछ काम आ जाएंगे तो क्या बुरा होगा। मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं हर रात खुद चाची के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। पास पड़ोस वालों ने बताया है कि आजकल उनके इलाके में चोर बहुत घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी और भी परेशान हो गई। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे पापा सख्त नाराज होते हैं। मैंने मम्मी से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आ जाया करूंगा या फिर चाची के घर से ही कॉलेज चला जाया करूंगा, फिर तो पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होगा। मैंने चाची के दिल में भी यह बात डाल दी थी कि उनके मोहल्ले में आजकल चोरी की वारदातें हो रही हैं। मैंने उन्हें 1-2 मनहूस चोरी के किस्से भी सुना दिए थे, जिन्हें सुनकर चाची भी बहुत डर गई थीं। मैं हर रात दूध लेकर चाची के घर पहुंच जाता, उन्हें खुद दूध में नींद की दवा डालकर देता और फिर चाची के सोते ही मौके से फायदा उठाना शुरू कर देता। मैं इस काम से बहुत खुश था। बहुत आसानी से मैंने चाची को बेवकूफ बना दिया था। वह हर रात अब मुझे अपने घर पर खुद ही रुकने का कह दिया करती थी और अब मम्मी को भी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैंने कॉलेज पाबंदी से जाना शुरू कर दिया था। मगर ये मेरे लिए मुश्किल था कि रात भर की इतनी मेहनत के बाद सुबह जल्दी उठना पड़ता, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सब मैनेज कर ही रहा था। फिर एक दिन न जाने कैसे चाची को मुझ पर शक हो गया। रात को दूध लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो मुझसे कहने लगी, मुझे आजकल कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है मैं रोज रात को बहुत गहरी नींद सोती हूँ, एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और फिर आज शाम की सफाई के वक्त जब मैं कूड़ेदान में कचरा फेंकने गई तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गई। चाची की बात पर मेरे वजूद से पसीने छूट गए थे। मैं समझ गया था कि चाची ने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया और चाची से पूछा, क्या हो गया है चाची, ऐसी भी क्या चीज मिल गई है जो आप परेशान हो रही हैं? मैं जानता था कि वह खुलकर मुझे कुछ भी नहीं कह सकेंगी, इसलिए मैंने उनके सामने बिल्कुल अनजान होने का ड्रामा कर दिया। पहले तो चाची ने गहरी नजरों से मुझे देखा और फिर ना में सिर हिलाया जैसे कोई खास बात ना हो। मैंने एक दफा फिर पूछा, क्या बात है चाची, क्या मिला है आपको? लेकिन वह कहने लगी, छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अभी तुम बच्चे हो। यह कहकर चाची ने दूध का गिलास खत्म कर लिया और फिर मुझसे बातें करने लगी। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। चाची भी मुझे बच्चा समझ रही थी, जबकि मैं तो हर रात चाची की नींद का फायदा उठाकर वह खेल खेल रहा था जिसे कोई भी वाकिफ नहीं था।
थोड़ी देर बाद ही चाची दोबारा से सो गई और मैं फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मुझे ये सब कुछ करके बहुत ज्यादा मजा मिल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। चाची तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था और न ही कभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि मैं दूध में उन्हें नींद की दवा डालकर दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वह कहने लगी, शाम को पड़ोसन आई थी, बड़ी अजीब सी बातें कह रही थी। मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। चाची की बात पर मैं चौंक गया और कहा, कौन सी पड़ोसन आई थी और क्या कह रही थी? चाची कहने लगी, पड़ोसन कह रही थी कि उसने रात को खिड़की से हमारे घर में कुछ अजीबो गरीब सा मंजर देखा है। उसे लगता है कि रात को हमारे घर में कोई लड़का आया था। चाची की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि गुजरी रात तो मैंने अपने 2 दोस्तों को चाची के घर बुलाया था और सबने मिलकर इकट्ठा ही चाची की नींद से फायदा उठाया था। मुझे नहीं मालूम था कि चाची की कोई पड़ोसन इतनी रात को भी उनके घर पर नजर जमाकर बैठी होगी। लेकिन अब मुझे पकड़े जाने का खौफ हुआ तो मैंने चाची से कहा, आप आसपास की पड़ोसन औरतों को घर में आने न दिया करें। सब जानती हैं कि आप अकेली रहती हैं, इसीलिए इसी तरह की बातें कर रही हैं। कल को आपके किरदार की बात शुरू कर देंगी तो आप क्या करेंगी? आप पहले ही सख्ती से सबको कह दें कि मेरे घर पर नजर न रखा करो। मेरी बात सुनकर चाची चूक गई और कहने लगी, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर आज वह कह रही है कि उसने किसी को देखा था तो कल को कहेगी कि मेरा कोई आशिक आया था, फिर मैं क्या करूंगी? चाची के दिमाग में मेरी बात अच्छी तरह बैठ गई थी। मैंने फौरन से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चाची आप नहीं जानती, जमाना बहुत खराब है। ये पास पड़ोस के लोग तो घर को तोड़वाना चाहते हैं। अगर किसी ने आपके ससुराल वालों को जाकर कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए पड़ोसियों के साथ जरा अपना रवैया सख्त रखें, किसी को अपने घर के मामले में बोलने का हक न दें। चाची ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, तुमने मुझे सही बात बताई है। अब मैं इन पड़ोसी लोगों को अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैं चाची की बात पर मुस्कुरा दिया। मेरी भोली भाली चाची आंखें बंद करके मेरी हर बात पर भरोसा करती थी और इसी बात का तो मुझे हद से ज्यादा फायदा मिला था। उस दिन के बाद से चाची ने पास पड़ोस से बातचीत बिल्कुल खत्म कर दी और उनके हर मसले के हल के लिए सिर्फ मैं ही रह गया था। छोटी सी छोटी बात के लिए अब वह मुझे ही फोन करती और मैं दौड़ा चला जाता। हर रात को मैं खुद ही दूध लेकर पहुंच जाता और फिर उसमें नींद की दवा मिलाकर चाची को देता। शुरू में तो मैं अकेला ही चाची की नींद का फायदा उठाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी चाची के घर बुलाना शुरू कर दिया था। यूं हम दोस्त मिलकर चाची की गहरी नींद का फायदा उठाने लगे। मुझे लगता था कि मेरा सच कभी नहीं खुलेगा, लेकिन मैं गलतफहमी का शिकार हो गया। एक रात न जाने कैसे चाची की आंख खुल गई और वह कमरे से बाहर निकल आई, जहां लाउंज में मैं और मेरे दोस्त मौजूद थे। कुछ ही देर लगी थी कि चाची को बहुत कुछ समझ में आ गया था और वह फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। चाची के उठने पर मेरे दोस्त भी घबरा गए थे और वो सब फौरन वहां से निकल गए। उनके जाते ही चाची मेरे पास आई और मुझे कंधों से पकड़कर पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा था? मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने कहा, कुछ भी नहीं चाची, बस पढ़ाई करनी थी, इसलिए अपने दोस्तों को बुला लिया था। चाची ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम सारे दोस्तों के साथ मिलकर नशा कर रहे थे और साथ ही मैंने उन दोनों लड़कियों को भी देखा है जो आधी रात को तुम दोस्तों पर अपनी जवानी लुटा रही थीं। मेरे दोस्तों ने रोजाना अपने साथ लड़कियों को भी लाना शुरू कर दिया था, जो हम दोस्तों का दिल बहलाया करती थीं। चाची उन्हें देख चुकी थीं। वह गुस्से में कह रही थीं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस उम्र में यह सारी हरकतें करते हो? मुझे लगता ही नहीं कि तुम हमारा ही खून हो। चाची की बात सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया था। मैंने चाची से कहा, मैं तो बस दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी इस बात की इजाजत ही नहीं देती। मम्मी आज के दौर में भी न जाने किस जमाने में जी रही हैं। उन्हें तो मेरे दोस्त भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं रोजाना रात को यहाँ आ जाता हूँ। आप दूध पीकर सो जाती हैं और मैं दोस्तों को बुला लेता हूँ। कुछ भी तो गलत नहीं है, बस हम थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं। मेरी बात पर चाची ने मुझे एक और तमाचा मारा और कहने लगी, कुछ तो शर्म करो, तुम जिसे हल्ला गुल्ला कह रहे हो वह नशा है। तुमने सोचा भी नहीं है तुम किस गुनाह के रास्ते पर चल रहे हो। मेरी बहन काम करके तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती है और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। हालांकि इस बात पर मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया था।
वह कहने लगी, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। अगर तुम मेहनत करके पास नहीं हो गए तो तुम्हारी माँ की कुर्बानियां जाया चली जाएंगी। उसने अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटकर तुम्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शायद मेरी मासूम बहन को मालूम नहीं था कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुम इतने बड़े कॉलेज जाकर पढ़ाई करने के बजाय अयाश दोस्तों की सोबत में पड़ गए। इसीलिए आज गुनाह के इस रास्ते पर चल पड़े हो। मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करके बताती हूँ। चाची की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने चाची के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मम्मी को कुछ मत बताइएगा, यह सब जानकर उनका दिल टूट जाएगा। चाची कहने लगी, यह सब कुछ तो तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मैं दूध की वजह से गहरी नींद सोने लगी हूँ, इसलिए मैंने रात दूध नहीं पिया था। लेकिन मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि तुम मेरी तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे घर में ऐसी महफिल सजाओगे और लड़कियों को बुलाकर यहाँ यह सब करोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह रोते हुए सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आइंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन वह मुझ पर ताबड़तोड़ करने को राजी नहीं थी। वह कह रही थी, तुम जब अपनी सगी चाची को रोजाना नींद की दवा देकर सुला सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरी तन्हाई और मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मेरे घर को क्लब बना दिया है। मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे भांजे हो। मैं चाची के कदमों में बैठ गया और उनसे माफी मांगी, लेकिन चाची ने रात के उसी पहर मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं आइंदा उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं आधी रात को चाची के घर से निकलकर वापस अपने घर पहुंचा। मम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई। पहले मैंने उनसे झूठ कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी और चाची के घर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। ये खौफ मुझे सता रहा था कि अगर चाची ने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। पापा बहुत सख्त थे और वह कभी मुझे माफ नहीं करते, लेकिन चाची ने मुझ पर यह मेहरबानी की थी कि उन्होंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया था। मगर चाची ने मुझसे कह दिया था कि मैं उन दोस्तों से कोई रिश्ता न रखूं। फिर मैंने चाची की बात पर अमल किया, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में मैं पूरी तरह फेल हो गया। इस बात का सदमा मेरी माँ को वाकई बहुत ज्यादा पहुंचा था। पापा भी बहुत दिल बर्दाश्त थे, लेकिन मैंने दोनों से वादा किया था कि मैं अब सख्त मेहनत करूंगा। दरअसल मैं कॉलेज में अय्याश दोस्तों की फितरत में पड़ गया था। मेरे सारे दोस्त अपने घरों में पार्टी करते थे, लड़कियां बुलाते थे, नशा भी करते थे और चाहते थे कि मैं भी यही सब कुछ करूं। लेकिन मुझे सब करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए जब मुझे चाची के घर में तन्हाई मिली तो मैंने अपने दोस्तों को वहां बुलाकर वहां पार्टी करनी शुरू कर दी। यही सच जब चाची के सामने खुला तो मैं शर्मसार हो गया। फिर जब मेरा रिजल्ट खराब आया तो मैंने सारे बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़ दी। शुक्र है मेरे नशे की आदत इतनी पक्की नहीं हुई थी, इसीलिए मैं जल्दी नशे से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मैं सब लड़कियों और लड़कों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में ऐसे दोस्त ना बनाएं जो जिंदगी खराब कर दें। मैंने सुना था कि बंगाली तेल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मैं इसी वजह से बंगाली से बहुत खौफ खाती थी, लेकिन जब मेरी शादी बंगाली लोगों में हुई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि आज मेरी पहली रात थी और पति ने आते ही मैं जो ही हूँ। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे और रेलवे के करीब की आबादी में रहते थे। यहाँ पर ज़्यादातर घर बंगाली के ही थे। वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए पूरा दिन गली में शोर रहता था। माँ कहती थी कि बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे हैं। मेरे पिताजी की एक बंगाली के साथ बहुत दोस्ती थी। वह हमारे पड़ोसी भी थे। मेरे पिताजी ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं, समझ नहीं आती क्या करें। बेटी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन दहेज ही जमा नहीं हो रहा है तो शादी कैसे करेंगे, क्योंकि बिटियां तो दहेज के साथ ही जाती हैं। लोग दहेज के साथ बेटियां ले जाते हैं। उस बंगाली ने कहा कि ये तुम्हारे यहाँ ही दहेज की मुसीबत है, हमारे यहाँ तो लड़का सारा कुछ खुद ही बनाता है। मेरे पिताजी ये सुनकर हैरान रह गए। उसने बताया कि कुछ बंगाली होते हैं जिसमें लड़का दहेज भी खुद बनाता है, लड़की के लिए सोना भी बनाता है और
लड़की के घर में जो खाना पकता है उसके पैसे भी देता है, और उसके अलावा अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसके पिता अगर कोई और शर्त रखना चाहे तो वह भी लड़कों को पूरी करनी पड़ती है। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी की शक्ल और सूरत तो बहुत ही अच्छी है, अब शादी की उम्र भी हो गई है। उसकी माँ कहती है कि इसकी शादी के बारे में सोचो, शादी होते होते भी 2-3 साल लग जाते हैं, अगर उम्र निकल गई तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। पिताजी को उनके दोस्त ने कहा कि तुम बंगाली में शादी क्यों नहीं करते, लेकिन पिताजी ने कहा कि हम लोग तो बंगाली में रिश्ता कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगाली रिश्ता ले लेते हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसका एक जवान बेटा है, बहुत ही ज्यादा नेक है, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर लो। दहेज और सोना भी वह खुद ही बना देंगे, तुम्हारा तो कोई खर्च ही नहीं होगा। फिर पिताजी को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने ये बात माँ से कही तो माँ ने कहा कि हमारी बेटी उस माहौल में कैसे रहेगी। पिताजी ने कहा कि आजकल सबका माहौल एक जैसा ही हो गया है, हर घर में फोन है, कौन सा वह लोग पहाड़ पर रहते हैं, अच्छा भला घर है उनका, ज्यादा से ज्यादा क्या बस पर्दा करवाएंगे, तो ये हमारे यहाँ भी करती हैं, और पर्दा करना अच्छी बात है। माँ पिताजी इस बात पर इत्मीनान हो गए क्योंकि उसमें कोई खर्चा भी नहीं हो रहा था, और लड़के की तस्वीर दिखाई तो वह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लड़के की माँ भी जिंदा थी, सिर्फ उसका एक बाप था। उन लोगों को शादी की जल्दी थी क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि शादी 1 माह में हो जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने कहा कि आप लिस्ट बना दें, आपको जो भी सामान चाहिए आप उसमें लिख दें, हम लड़की के लिए वह सारी चीज ले लेंगे। हम लोग तो खुशी से निहाल हो गए। पिताजी ने लिस्ट में सब कुछ लिख दिया, उन लोगों को कोई मसला नहीं था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 6 तोले सोना पहन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग तो खुश हो गए, हमें तो लगा था कि वह 1 तोला भी पहना दे तो बड़ी बात है, वह तो 6 तोले सोना पहना रहे थे। उन्होंने खाने के पैसे जिसको वह रिसेप्शन कह रहे थे, मेरे पिताजी को 2 लाख रुपया भी दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई आपकी शर्त है, तो हमने कहा कि बस बेटी को खुश रखें और हमारी कोई शर्त नहीं है। पर मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि हम सब यही सोचते थे कि बंगाली हर मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त होते हैं, उनके अपने वसूल होते हैं, उनके घर में बहुत ज्यादा तंग माहौल होता है, वह पर्दा करवाते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि बंगाली ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहादुर होते हैं और औरतों का ख्याल रखते हैं। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब किस्म के ख्याल आ रहे थे। मैं नहीं जाना चाहती थी इतना दूर, मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं इतना दूर नहीं जाना। लेकिन माँ ने समझाया, मम्मी ने कहा कि बेटी चाहे पास ही वाले घर में क्यों ना चली जाए, मायका तो पराया हो जाता है। उन्होंने कहा कि ससुराल तो सबका एक जैसा होता है और मर्द का क्या है, उनकी एक ही दुखती रग होती है, प्यार से पेश आना, उसकी हर बात मानना, उसकी इज्जत ख्याल रखना। 10 बातें तो उसकी मान लेना, 4 बातें वह तुम्हारी भी मान लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं विदा होकर चली गई। मेरे लिए वाकई उन्होंने सारा सामान भी लिया था, घर भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था। मेरा पति भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उसका नाम गौतम था। 1-2 हफ्ते तो सुकून से गुजर गए, पर एक दिन मैंने गौतम को एक अजीब काम करते हुए देखा। उसने आंगन में एक चरपाई बिछाई हुई थी, रात हो चुकी थी, सारे काम मैंने खत्म कर दिए थे। वह उस चरपाई पर थोड़ी देर के लिए बैठा था, ये तो उसकी रूटीन थी। लेकिन आज वह चरपाई के पैर के ऊपर अजीब सा कोई तेल लगाने लगा, जिसकी इतनी तेज बांस की सीधी नाक में जा रही थी। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहने लगा कि वह तुम दूर से आई हो ना, तुझे पता नहीं, ये रिवाज होता है, सोने से पहले चरपाई के पैर के ऊपर ये एक खास किस्म के तेल को लगाया जाता है ताकि कोई कीड़ा या मक्खी वगैरह ना आए। मैंने कहा कि लेकिन इसकी इतनी बदबू आएगी तो
हमारे ही दिमाग में जाएगी। गौतम ने कहा कि तुझे अभी बुरी लगेगी, उसके बाद इसकी आदत हो जाएगी। इसके बहुत फायदे हैं, इसको लगाने से नींद भी अच्छी आती है। मुझे लगा शायद वाकई ही कोई रिवाज है। खैर, बर्दाश्त करके बैठ गई। गौतम ने कहा, मेरे थोड़े पांव दबा दो। मैं उस तरफ ही बैठी थी जहां उसने तेल लगाया था और वह बदबू आकर सीधी मेरी नाक में जा रही थी। उसके बाद कहने लगा कि पिताजी की तबीयत खराब है, थोड़ा उनके भी पांव दबा दो, फिर आकर सो जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं ससुर के कमरे में चली गई। दरवाजा खुला हुआ था और मेरा पति बाहर ही बैठा था, इसलिए मुझे डरने की क्या जरूरत थी। मैंने ससुर के पांव दबाए, लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से सर दर्द हुआ और फिर मुझे याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह आंख खुली तो मैं अपने कमरे में ही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने गौतम से कहा कि रात को क्या हुआ था, तो उसने कहा कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर कमरे में ले आया। अपना ख्याल किया करो। गौतम मुझे बहुत मोहब्बत करता था। अपने बाप के साथ तो वह बंगाली जबान में ही बात करता था, लेकिन मेरे साथ हिंदी में बोलता था। पर मुझे पता नहीं चलता था कि वह बाप बेटा आपस में क्या बात कर रहे हैं। मैं परेशान तो बहुत थी, लेकिन मुझे हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि पहले दिन से घर में मेरी शादी एक मसला बनी हुई थी। मैंने तो माँ पिताजी को ये कहते हुए सुना कि क्या करें, कहाँ से लें पैसा, हम तो मुसीबत में पड़ गए हैं। यानी वह मुसीबत मुझे ही कह रहे थे। वाकई बेटियां मुसीबत बन जाती हैं, क्योंकि उनके लिए दहेज बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ ऐसा रवाज था कि लड़का खुद ही बनाता है, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए। वाकई उन्होंने सारी दहेज बनाई थी और सारी चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी थी। माँ को फ़ोन करके बताती थी कि मैं खुश हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले दिन फिर यही हुआ कि गौतम ने कहा ससुर के पांव दबा दो और फिर से बेहोश हो गई। अब तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो जाता था। गौतम मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहा था, लेकिन घर में एक दाई को ले आया। उसने कहा कि कहीं तुम्हारा पाँव तो नहीं भारी। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने मुझे चेक किया और कहा कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है तुम इधर के माहौल में थोड़ी सी गड़बड़ा गई, तो कुछ दिन तक ठीक हो जाओगी। यहाँ का पानी, मिट्टी, हवा, यहाँ की खुराक, सब कुछ तो अलग है। अब थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे जिस्म को सेट होने में, इसलिए परेशान नहीं होना बेटी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद यही वजह है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन गौतम मेरे ससुर को आंखों ही आंखों में इशारा करता था। वह लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते थे, क्योंकि मुझे तो उनकी जबान समझ नहीं आती थी। मौसम बदलने लगा तो गौतम ने चारपाई को कमरे में ही रख लिया, जबकि कमरे में बेड भी थी। लेकिन वह उस चारपाई के ऊपर रोज वही तेल लगाता था। उसके घर में लोगों का आना जाना बहुत कम था। मैं किसी से पूछना चाहती थी कि ये तेल सारे ही लगाते हैं या कहीं गौतम ही ये सब कुछ कर रहा है। हफ्ते में 4 बार मैं बेहोश हो रही थी। अभी तो मेरा खाना पीना भी ठीक था कि उनके घर में तो हमेशा मछली ही बनती थी। हमारे घर में इतनी दौलत नहीं थी, हम लोग दाल खाकर ही गुजारा करते थे। यहाँ आकर तो मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था। यहाँ की औरतें मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। ऐसा लगता था कि किसी जानवर को चिड़ियाघर में बंद कर दिया है और सारे उसे देख रहे हैं। वे कह रही थी कि कहाँ से लाए हो उसको, ये यहाँ पर कैसे रहती है। वैसे इस हवाले से मुझे कोई मसला नहीं था। मेरा पति मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था। अगर मुझे बाजार जाना होता तो मुझे किसी औरत के साथ भेज देता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था। मैं वैसे भी उसके हाथ से अपनी पर्सनल चीज़ तो नहीं ले सकती थी। ससुर भी अपने काम से काम रखते थे। खाना पीना उस घर का अच्छा था, जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं काफ़ी परेशान थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिल में एक बहुत
बड़ा शक बैठ गया। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर अजीबो गरीब निशान थे। मैंने गौतम से कहा कि ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है। रात को तो मैं ठीक थी, पर कब बेहोश हुई थी ये किस वक्त हुआ। तो गौतम मुस्कुराकर वहां से चला गया। मैंने कहा मेरी बात का जवाब तो दे दो। कहता था कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हें किसी बात का पता नहीं है। ये बोलकर वहां से चला गया और मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि वह सब कुछ कब हुआ था। एक बार एक औरत घर आई। मेरे ससुर भी नहीं थे और गौतम भी बाहर था। उसने मुझे कहा कि चीनी, तो मुझे समझ आ गई कि वह शक्कर मांगने आई है। फिर मैंने उसे चीनी दे दी तो उसने चारपाई की तरफ देखा और कहा कि ये क्या हुआ है। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तेल लगाने की वजह से चारपाई का सारा पाया बिल्कुल ही गंदा हो गया था। मैंने कहा कि वह तेल इस पर लगाते हैं, इसलिए। तो बोली, कौन सा तेल? मैंने कहा कि जो यहाँ पर लगाया जाता है वही वाला। उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, इधर उसको धोल दो, नहीं तो चारपाई खराब हो जाएगी। वह कच्ची पक्की हिंदी में बोल रही थी। मुझे उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ आ गया कि वह ये कहना चाह रही थी कि इस पर तेल क्यों लगाया है। और जिस तरह वह हैरान हुई थी, उसका मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर गौतम ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं ससुर के कमरे में जाते ही मैं बेहोश क्यों हो जाती थी। मेरे सर में दर्द होता था कि मुझे अपना आपा संभाला नहीं जाता था। रात में मैं बेहोश रहती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी हुई थी, गौतम ने अभी तक मायके नहीं भेजा था। उसने कहा था कि बार बार नहीं भेज सकता। माँ पिताजी तो चुप थे, क्योंकि वह कहते थे कि हम लड़की वाले हैं, ज्यादा बात करेंगे तो तुम्हारे लिए ही मसला होगा। मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ से जाने का, पर कोई जाने ही नहीं दे रहा था। शादी को 5 महीना हो गए थे। 5 माह में इंसान एक चक्कर तो लगा ही लेता है। मैं यहाँ पर परेशान भी बहुत थी, लेकिन फिर भी गौतम ने कहा कि इतनी दूर तुम्हारा घर है, फिलहाल मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं, अगले महीने में तुम्हें ले जाऊंगा, फिर बेशक 3 महीने तक रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात पर खुश हो गई कि चलो देर से ही सही, पर महीने के लिए जाऊंगी। पर जाने से पहले मुझे ये जरूर जानना था कि इस घर में क्या हो रहा था। एक दिन गौतम से कहा कि दिल घबरा रहा है, तो उसने कहा कि पास वाली आंटी के घर चली जाओ। उनके पास गई तो उनकी बहू पढ़ी लिखी थी, उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। उसने कहा कि कैसी हो, तो मैंने कहा ठीक हूँ। उसने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारा पति अपने बाप पर नहीं गया। मैंने कहा क्या मतलब है? बोली तुम्हारा ससुर बहुत ही जालिम आदमी है, सारी जिंदगी अपनी बीवी को मारता रहा, यहाँ तक कि मार मार कर उसकी जान ले ली। उसकी चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में आती थी। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह इस तरह की कोई हरकत नहीं करता है। जब से आई हूँ मेरा बहुत ख्याल कर रहा है, हर बात मानता है। उसने कहा कि अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि बेटा बाप पर जाए। तुम्हारे पति के हवाले से कोई बात हमने नहीं सुनी, इस मामले में वह अच्छा है, बस अपने घर में खुश रहो। मैंने कहा कि मैं बोर हो जाती हूँ। उसने कहा जब भी तुम्हारा दिल करे इधर आ जाया करो। उसने कहा कि यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को हिंदी आती है, क्योंकि स्कूल में हिंदी सीख सकते हैं। मैंने मैट्रिक किया है, इसलिए आती है हिंदी। एक रात गौतम ने फिर से वही तेल लगाया और मैं थोड़ी देर कमरे में बैठी रही। उसके बाद गौतम ने कहा कि जाकर ससुर के पांव दबा दो। जब ससुर के कमरे में गई तो वह बेड पर लेटे थे, पर उनके पांव दबाने से पहले ही मेरा सर चक्कर आने लगा था और मैं फौरन बेहोश हो गई थी। लेकिन मैं बेहोश सिर्फ उनके सामने हुई थी। दरअसल मैंने अपने नाक में रुई डाल ली थी और मैं मुंह से सांस ले रही थी। मैंने ये प्लान बनाया था, मैं
देखना चाहती थी कि क्या होता है। जब नाक में रुई डाली तो उसके बाद बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुई। इसका मतलब कि मैं बेहोश उस तेल की वजह से ही होती थी। उसकी इतनी ज़्यादा तेज बदबू थी। गौतम ने कहा था कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं हुई थी। मैं बेहोश हुई तो मेरे ससुर ने गौतम को आवाज़ दी। मैं सब कुछ सुन रही थी और बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। गौतम वहां पर आया और मेरे ससुर ने कुछ कहा। शायद उनका मतलब था कि ये बेहोश हो गई है, उसे उठाकर ले जाओ। यानी वह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे उठाने के लिए मेरे पति को बुलाया था, लेकिन मैं हैरान रह गई कि मुझे मेरे पति ने उठाया तो अपने कमरे में नहीं ले गया, बल्कि मुझे मेरे ससुर के बिस्तर पर लेटा दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन कमरे में सिर्फ मैं और ससुर थे। मुझे थोड़ी हलचल की आवाज आई। शायद वह बाथरूम में गए थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला और देखा कि गौतम तो बाहर सुकून से बैठकर अपने मोबाइल में बिजी था। मुझे अपने बाप के साथ कमरे में बंद करके इसका क्या मतलब था, मैं समझ गई थी। मैंने शोर करना शुरू कर दिया और पास वाली उस दाई माँ के घर चली गई जो मुझे चेक करने के लिए आया करती थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उसकी बहू को मेरी जुबान समझ आ रही थी। वह लोग हैरान रह गए और मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। वहीं से फोन करके अपने पिताजी को बुलाया। उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाएंगे, पर उनको तो आते सुबह हो गई। मेरे पिताजी पुलिस में कंप्लेंट कराने चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इधर पुलिस कंप्लेंट नहीं चलती, यहाँ पंचायत होती है। शाम तक पंचायत बैठ गई। मुझे वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मेरे पिता गए थे और उन्होंने पंचायत में जाकर सब कुछ बता दिया था। हम लोग बुरी तरह परेशान थे। मेरे पति ने शायद मेरे साथ ये इसलिए किया था क्योंकि मैं उसकी जात की नहीं थी, तो उसने सोचा कि ये तो वैसे ही बाहर वाली है, इसके साथ यही करना चाहिए। दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे साथ गलत कर रहे थे। जो तेल वह चरपाई पर लगाया करता था, उस तरह का वहां कोई रिवाज नहीं था। बस वह मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, जहां तक हो सके हमेशा हमें अपने बिरादरी में ही शादी करनी चाहिए और माँ बाप को शादी करने से पहले हमेशा चाहिए कि वह अपनी बेटी के ससुराल की अच्छी तरह छानबीन कर लें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमारे बुजुर्गों को चाहिए कि हर हाल में अपनी औलाद जैसे लड़कियों को इज्जत दें। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।